बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ बातें डिस्कस की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टॉपिक कवर किया था एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके साथ ही हमने एक टॉपिक और कवर किया था जो कि मैंने आपको बताया था हिस्ट्री से काफ़ी रिलेटिवेंसी रखता था, जिसका नाम रिलेटिव एटॉमिक मास था। फिर हमने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा और बाला आखिर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैंने वो वाइट बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो टॉपिक है बुक के ऊपर वो तो मेंशन हुआ है केमिकल एम्पिरिकल फार्मूला के नाम से, लेकिन मैंने उसको मेंशन किया है केमिकल फार्मूला के नाम से। उसकी वजह यह है कि आपके सिलेबस के हिसाब से केमिकल फार्मूला दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड द सेकंड वन इज़ मोलेकुलर फार्मूला। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ये आपने याद रखना है। मैंने सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है, आपने प्रॉपर लिखनी है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, यानी आपके पास जो भी एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उनको आपने उनकी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो सिंपल फॉर्म में लेकर जाना है, और वो जब भी होंगे हमेशा होल नंबर में होंगे। होल नंबर क्या होता है वो आपको पता है, जो स्पेसिफिक अमाउंट में नंबर होते हैं उन्हें होल नंबर कहा जाता है। यकीनन आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। बहरहाल रेशो का मतलब आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। रेशो का मतलब होता है डिवीज़न, यानी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, लेकिन ले जाने के लिए उसको आप एक वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और डिवीजन करेंगे उस वैल्यू की, तब ही उसको आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहली एग्ज़ाम्पल इसमें लेता हूँ ग्लूकोज़ की। आपको पता है कि आपके पास जो ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ का फार्मूला होता है C6H12O6। अब आपने इसको सिंपल करना है तो आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू एक ही कॉमन टेबल पे जाती हैं 6 पर। समझने के लिए मैं इसको 6 पे डिवाइड कर रहा हूँ। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6। मैं कहूँगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जब मैं इनको रेशो में लिखूँगा तो मैं लिखूँगा वैल्यूज़ को, जब रेशो की फॉर्म में लिखूँगा तो लिखूँगा कि 1:2:1। इसका मतलब कि कार्बन की रेशो 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ये थी आपकी एग्ज़ाम्पल 1। अब हम सेकंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर रखने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहरहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये आपने फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस में पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात ग्लूकोज़ की करें तो ग्लूकोज़ भी ऑर्गेनिक की एग्ज़ाम्पल में आता है। बहरहाल बेंजीन का जो कॉम्प्लेक्स या स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो है C6H6। अगर आपने इसको सिंपल करना है तो अल्टीमेटम आप इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपको C1H1, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी रेशो आपके पास 1:1 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह बेटा बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। मैंने अभी 2 मेंशन की हैं, बुक पे 1-2 एग्ज़ाम्पल्स और होंगी, उन्हें हम रीड कर लेते हैं। तो आइए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ़ाइन एम्पिरिकल फार्मूला। पहली लाइन है वो आपने सिर्फ रीड करनी है। केमिकल फार्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ से आपकी डेफिनेशन मतलब अभी अगली लाइन से स्टार्ट होगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ से आपने मार्क करनी है इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड।
ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद अगली जो 2-3 लाइंस हैं वो आपने रीड कर लेनी है। डेफिनेशन के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना है। वहाँ पे उसने जो एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है वो एग्ज़ाम्पल उसने स्टार्ट किया है सिलिका से। सिलिका को सैंड कहते हैं और इसका फार्मूला होता है SiO2। अब Si कहते हैं सिलिकॉन को, O2 है ऑक्सीजन, सिलिकॉन की कंसंट्रेशन 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो अल्टीमेटम इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो आएगी 1:2। तो बेटा यही लिखा हुआ है कि सैंड हैज़ सिंपलेस्ट रेशो 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला होगा SiO2। इसी तरह एक और एग्जांपल है ग्लूकोज की। कहते हैं ग्लूकोज हैज़ सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 of carbon, hydrogen and oxygen. Hence its empirical formula is CH2O. आप C1H2O1 भी लिख सकते हैं, वगरना 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो आप CH2O ही लिख सकते हैं। बेटा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, उसमें उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किया, अगर आपको बोल्ड हुई हेडिंग नज़र आ रही है तो हेडिंग है फार्मूला यूनिट की। अगर आपको याद हो तो 2 पेज पीछे तकरीबन आई थिंक सो पेज नंबर 8 पर जब हमने कंपाउंड का टॉपिक डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंपाउंड को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। द फर्स्ट इज़ आयोनिक कंपाउंड, द सेकंड इज़ कोवलेंट कंपाउंड। और मैंने वो प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन भी की थी कि आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और उनका दूसरा नाम फार्मूला यूनिट होता है। अगर आप यही बात यहाँ पर करें, लेकिन आप ये कहें कि जितने भी फार्मूला यूनिट रखने वाले कंपाउंड हैं, अगर वो आइंस की फॉर्म में हों, जो कि वो यकीनन होंगे, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं, तो उनको यहाँ पे एज अ हम आयनिक कंपाउंड का नाम देंगे। तो मैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पर आता हूँ। 4th लाइन है तकरीबन, इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस। ऊपर आपने एटम पढ़ा जिस पे चार्ज नहीं होता, यहाँ पे वर्ड आपने आइंस पढ़ा जिस पे चार्ज होता है। दे में बी पॉजिटिव और दे में बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम क्लोराइड द चार्ज पॉजिटिव मैंशन ऑन सोडियम वाइल नेगेटिव चार्ज मैंशन ऑन क्लोरीन। सो एज प्रेजेंट द आयोनिक कंपाउंड, एक लाइन छोड़ के इसकी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन salt consists of 1 sodium positive ion and 1 chlorine negative ion, and its empirical formula is sodium chloride which is NaCl। तो बेटा ये रीडिंग ही है। असल में यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन प्रॉपरली याद करना है, जो लिखना है, जो आपका बेसिक क्वेश्चन है वो है एम्पिरिकल फार्मूला का। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। मोलेकुलर फार्मूला से मतलब, या मोलेकुलर फार्मूला का मतलब ये होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के एक्चुअल नंबर की बात कर रहा है। एक्चुअल नंबर का मतलब जो उसके ओरिजिनल नंबर्स होते हैं उनको लिखना, इट इज़ कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। जिस तरह आपको याद होगा जब हमने एटॉमिक मास की बात की थी तो हमने एक कैलकुलेशन जनरेट की थी, इसी तरह इसकी भी एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन ये है मोलेकुलर फार्मूला की कि मोलेकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू ब्रैकेट एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट क्लोज n, where n is the number, where n is the number। आपने जिस वैल्यू से एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल को डिवाइड किया था, उसी वैल्यू से आप मोलेकुलर फार्मूला के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? ऐसे कि अगर मैं मोलेकुलर फार्मूला की एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ग्लूकोज लेता हूँ कि मैंने ग्लूकोज का मोलेकुलर फार्मूला निकालना है, तो मैं लिखूँगा मोलेकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n। अब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो हम निकाल चुके हैं, वो है 1:2:1। अब n में जो वैल्यू से डिवाइड किया था 6 से, उसी से यहाँ पर क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो आपको नज़र आएगा कि मोलेकुलर फार्मूला का आंसर 6 1 6 रेशो 6 2 12 रेशो 6 1 6। तो असल में मोलेकुलर फार्मूला जो तैयार होगा आपके पास ग्लूकोज का वो C6H12O6। दोबारा वही एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल दोबारा आ जाएगा। ठीक है, बुक में इतने स्टेप वेरीफाइड नहीं है, मैंने ज़रा ओपन करके समझाया है। आपने बेसिक थ्योरी को ही लिखना है और बेसिक कैलकुलेशन को ही लिखना है। इसी तरह बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला अगर आप इधर पुट करें
तो वो था 1:1। बाहर आप 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6:6 आ जाएगा, तो C6H6। ठीक हो गया। आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं और इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मोलेकुलर फार्मूला आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, क्योंकि आपको पता है मोलेकुलर वर्ड मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है, और मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये आपने याद रखना है। जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। दीज मॉलिक्यूल आर रिप्रेजेंटेड बाय मोलेकुलर फार्मूला डैट शोज, यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ डैट कंपाउंड। इससे पहले कुछ वर्ड आपने ऐड कर लेने हैं ताकि आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो जाए। आगे रिलेशनशिप में मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला बाय n लिखा हुआ है। एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपने यही लिखनी है। फॉर एग्जांपल मोलेकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 विच इज़ ड्राइव्ड का मतलब जो उससे ओखज़ हुई है, फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH वेयर द वैल्यू ऑफ n इज़ 6। ठीक है, जो मैंने आपको डेरिवेशन में समझाया है वो उसने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखकर आपको बता दिया। अभी तक अगर हम डिस्कस करें हमने क्या किया, तो मैं आपको बता दूं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला। एक टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 1.6, उसमें एक जगह उसने एम्पिरिकल फार्मूला लिखे हैं और एक जगह मोलेकुलर फार्मूला। यकीनन वो रीड करके आपको समझ आ जाएंगे। बेटा अब हम अगले अपने टॉपिक पर आते हैं, पेज नंबर 13 पर। टॉपिक का नाम है मोलेकुलर मास, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसको फार्मूला मास भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस होने वाली है। अगर आपको मोलेकुलर मास निकालना आता है तब ही आपके लिए कन्वीनियंट होगा कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको एज ए एक्सरसाइज में मौजूद हैं जो दी गई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे चैप्टर के अंदर हैं, वो तब ही रिज़ॉल्व होंगी जब आपको किसी भी मॉलिक्यूल का मोलेकुलर मास निकालना आएगा। तो अगर मोलेकुलर मास की डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन एटम के एटॉमिक मैसेस को हम आपस में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम का मतलब उनको ऐड कर देंगे। अब डेफिनेशन अगर आपको प्रॉपर नहीं इस तरह समझ आती तो मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। एग्जांपल से ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल है HNO3। ये बात मैं आज लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि अगर आपने एटॉमिक मैसेज याद करने हैं तो पेज नंबर 48 पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगा। वहाँ से आपने अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज याद करने हैं। मे बी कोई एक दो हों जो कि इसके बाद हों, लेकिन मोर चांसेस यही हैं कि इन्हीं 18 के अंदर से ही आपको एक कंपाउंड बना हुआ मिलेगा। जैसे अब इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपने ये बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये करने के बाद कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा। तो बुक के हिसाब से अगर उसको आप देखेंगे तो उसने बड़ा ही फॉर्मेट फॉर्म में किया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से। मैं ज़रा इसको अपने अंदाज से करूँगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और हाइड्रोजन की खुद कंसंट्रेशन क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ये एक एटम है हाइड्रोजन, या एक एलिमेंट है। सम का मतलब है ऐड करना, यानी हाइड्रोजन के अंदर अब मैं ऐड करूँगा अगला एलिमेंट या एटम। नाइट्रोजन कितने हैं 1, लेकिन एक नाइट्रोजन का मास आपको पेज नंबर 18 पर मिल जाएगा, वो होता है 14। वो मास क्या होता है 14, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ। प्लस ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन की अब कंसंट्रेशन है 3, लेकिन एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक हो गया। अब डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए सुनिए, ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स मौजूद हैं, उन एटम्स के एटॉमिक मैसेज हैं, उन एटॉमिक मैसेज को हमने सम करना है, ऐड करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 14 1s are 14, प्लस 16 को 3 से करेंगे तो 48। ठीक है, 14 और 1 15 प्लस 48, 8 और 5 63। हाँ जी, 63 इसका आपके पास नाइट्रिक एसिड का क्या आ जाएगा आंसर।
अब सवाल यह है कि इसका साथ यूनिट क्या लगेगा, तो क्योंकि आपको पता है कि हम मोलेकुलर मास निकाल रहे हैं, तो मोलेकुलर मास का यूनिट फिल वक्त हम इधर लगाएंगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल अगले पेज पर हुई है, वो आपने करनी है। मैं एक सिंपल डिफरेंट एग्जांपल आपको करके बताता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। ठीक है, इसमें बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और पोटाशियम सल्फेट K2SO4। मेरा ख़्याल है कि मुझे मज़ीद इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, आप तक छोड़ना चाहिए, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएंगी और इनके सब के एटॉमिक मैसेज आपको पीछे बुक पर अवेलेबल हैं, पेज नंबर 48 पर। आप इनको ख़ुद परफॉर्म करिए, फिर मेरा ख़्याल है कि ये आपको बेहतर समझ आएंगे। ये मैंने वो एग्जांपल्स लिखी हैं जो आई थिंक सो यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन की गई। एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ अगले पेज पर, पेज नंबर 14 पर आपको एक एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन की गई है पोटाशियम सल्फेट की। उसमें आप देख सकते हैं K2SO4 है और उसको उसने प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी के हिसाब से आपने मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ बच्चे क्योंकि वीक होते हैं, उन्हें जाके मे बी पेज नंबर 48 पर एटॉमिक मैसेज ना मिलें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटॉमिक मैसेज याद कर लें, क्योंकि ये आपको आगे पूरी बुक में बार बार कहीं ना कहीं यूज़ आएंगे। तो याद रखें, हाइड्रोजन का मैस जो है वो 1 होता है, सल्फ़र का मैस 32 होता है, ऑक्सीजन का जैसा कि मैंने पहले बताया 16, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का आई थिंक सो 39, सल्फ़र रिपीट, ऑक्सीजन भी रिपीट। ये मैंने इनके मैसेज लिखे हैं कि एक का मैस इतना होता है। लेकिन अब अगर एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन 2 है, एक का मैस 1 है, तो 2 का मैस उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इधर जिस तरह देखिए, ऑक्सीजन 4 है, एक का मैस 16 है, तो 16 को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको आप ज़रा अपने तौर पर करिए, ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको नहीं समझ आता, खुद करने से, प्रैक्टिस करने से आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 13। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, एल्स ये न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। तो बेटा डेफिनेशन है, द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द मोलेकुलर सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड मोलेकुलर मैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ है क्लोरीन का एटॉमिक मैस 71 AMU लिखा हुआ है। अब ये 71 कैसे आया, तो क्लोरीन को आप देखें तो उसने एग्जांपल में क्लोरीन 2 लिखी है। अभी मैंने बताया एक क्लोरीन का मैस होता है 35.5, एक क्लोरीन का मैस है 35.5, उसमें ऐड करें 35.5, 35 और 35 70 होता है, 0.5 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट ये बन जाएगा 71 AMU। इस तरह इन्होंने 71 AMU आंसर निकाला क्लोरीन का। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल वाटर की, आई थिंक सो वाटर में हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मैस 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का मैस 16 है, तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 18 AMU। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि कार्बन का मैस 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मैस 16 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 32 प्लस 12 1 12, 12 में 32 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 44। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ये आप करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ रवानगी करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बेटा ये केमिकल स्पीसीज़ का टॉपिक है, बहुत इजी है लेकिन बहुत ही गौर से सुनने वाला टॉपिक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े ही एक्टिव फॉर्म में आपने ये बात सुननी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब आपने रूल्स पढ़े थे, तो रूल्स पढ़ते वक्त मैंने जब आपको रूल्स लिखवाए थे और उन पर पूरी प्रैक्टिस करवाई थी, तो रूल्स के वक्त आपको याद होगा आपने कुछ केमिकल इक्वेशंस भी लिखी थी, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। वो इक्वेशंस यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हैं कि कैसे बनती हैं। तो आपका जो टॉपिक है जो कि इधर डिस्कस हुआ हुआ है वो है केमिकल स्पीसीज़ का।
केमिकल स्पीसीज़ में जो आपकी पहली डिस्कशन हो रही है जिस टॉपिक की, वो है आइंस। आइंस का वर्ड नो डाउट मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली आपको समझ आ जाए। तो बेटा आइंस क्या है? आइंस ऐसी स्पीसी होती हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है कि विच कैरी सम चार्ज। ठीक है, आइन ऐसी स्पीसी होती है विच कैरी सम चार्ज। द चार्ज में बी पॉजिटिव, द चार्ज में बी negative. If the charge is positive, then it is called cation, and if the charge is negative, it is called anion. तो असल में आइन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने टाइप्स की हेडिंग देनी है, और उसकी दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज़ कैटाइन एंड द सेकंड इज़ एनाइन। कैटाइन मीन्स पॉजिटिव स्पीसी, एनाइन मीन्स नेगेटिव स्पीसी। अब हम इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना शुरू करूं कैटाइंस की, तो कैटाइंस और एनाइंस की अनकाउंटेबल एग्जांपल्स हैं। मैं कुछ लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएं। पहले मैं लेता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। रूल के हिसाब से इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे वही स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं है तो रूल नंबर 2 था 3 या 3 से कम वाला लूज़ कर देगा। तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जल्दी से माइंड के अंदर आप इसकी डायग्राम बनाइए। बना रहे हैं? सोचिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में 8। पहले में डुप्लेट रूल, अगले में ऑक्टेट। ऐड करिए, कितने हो गए? 10। तो अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 1। मीन टू से ये स्टेबल नहीं है, तो रूल नंबर 2 पे जाइए। 3 या 3 से कम वाला लूज़ करता है, और जो लूज़ करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो सोडियम अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह आप एग्जांपल लिथियम की ले लीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में 1। वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से लिथियम बन जाएगा पॉजिटिव। इस तरह बहुत सी अनकाउंटेबल एग्जांपल्स हैं जिनके आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, वो सारे कैटाइंस की एग्जांपल में आ जाएंगे। दूसरी तरफ चलते हैं अगर हम एनाइंस की तरफ, तो एनाइन की एग्जांपल जो हैं, एनाइंस की जो एग्जांपल हैं वो ये होंगी कि जिनके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में। शुरू क्लोरीन से ही करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। डायग्राम बनाइए अपने माइंड में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8, कितने हो गए? 10। नेक्स्ट में 7। 5 से ज़्यादा हैं, 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटम ये अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? तो बेटा यहाँ पर हम एनाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जहाँ से भी आए इट डजेंट मैटर, हमें सिर्फ अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसलिए हमने ये सपोज किया। क्लियर है? इसी तरह आई थिंक सो एग्जांपल नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले में 5। तो अब जाहिर सी बात है नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, 5 और 3 8। इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले शेल में 2, अगले में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑक्सीजन अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2 नेगेटिव। बेटा इस तरह अनकाउंटेबल एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो कि कैटाइन और एनाइन के टॉपिक में बनते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस क्या हैं? तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट आइन? पहला सवाल। दूसरा सवाल है डिफरेंस बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बड़े ही इत्मीनान और गौर से सुनना है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंस अगर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से लिखना है तो वो अगले पेज पर है, आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा कैटाइन और एनाइन का, जबकि इधर डेफिनेशन और एग्जांपल का डिफरेंस है। ये आपके पास एक कह लीजिए कि लक है, चॉइस है, ये आपकी मर्ज़ी है। आप इधर से डेफिनेशन एग्जांपल लिख लें, इधर से सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन को ऐसे कर लें, अगले पेज वाली जो रीडिंग है उसको लिख के आपने सेटिस्फाई करना है, सॉरी थ्योरी है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट पढ़ा देता हूँ।
आइए आइन से शुरू करते हैं। आइन की डेफिनेशन, आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। डेफिनेशन, टाइप की हेडिंग, कैटाइन एनाइन, नंबरिंग के साथ, एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्लियर। अब कैटाइन की डेफिनेशन पे आए, सेकंड लाइन है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है। इसके बाद अगली लाइन थ्योरी एज ए सुन लीजिए, याद नहीं करनी। कैटाइन आर फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो अभी तक मैं यही कह रहा था कि आउटर मोस्ट शेल में 3 या 3 से कम वाला लूज़ करता है। आपने एग्जाम्पल नहीं, आपने रिएक्शन लिखना है, जिस तरह मैंने सामने रिएक्शंस लिखे हैं, कोई से दो रिएक्शन आप लिख दीजिएगा। फिर नीचे आ जाइए, थ्योरी, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड एनाइन। ठीक है, ये एनाइन की डेफिनेशन है। उसी तरह 2 रिएक्शन आपने लिख देने। अब आप अगले पेज पे आ जाइए, एटम और आइन का डिफरेंस है। अगर आपको अभी तक आइन की समझ आई है तो पीछे आप एटम पढ़ कर आ रहे हैं शुरू से, तो अब आपको इनका डिफरेंस समझ आएगा। मैं रीड भी कर देता हूँ, अगर एक्सप्लेन करने वाली बात आएगी तो वो भी बता देता हूँ। पहले तो मैं इसमें स्टार्ट करूँगा 3rd पॉइंट से, ताकि आपको समझ आए। पहले आपने 3rd पॉइंट का डिफरेंस सुनना है। एटम के बारे में लिखा है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितने भी एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जबकि आइन के बारे में क्या लिखा है, इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, सॉरी, इट हैज़ अ नेट चार्ज। नेट का मतलब ब्रैकेट में उसने एक्सप्लेन किया, ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल है डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब पहला पॉइंट सुन लीजिए। एटम के बारे में, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम हमेशा एलिमेंट का पार्टिकल होता है। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, फिल वक्त आप इसको देखिए तो ये क्लोरीन एक एटम और एक एलिमेंट, ठीक है, जबकि ये क्लोरीन एटम नहीं है, ना ही एलिमेंट है, बल्कि ये अब क्या है, आइन। कौन सा, एन आइन, नेगेटिव चार्ज, वो ही लिखा है राइट साइड पे। आइन के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। द आयोनिक कंपाउंड में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अब अगला पॉइंट जो है वो ये सुनने वाला है कि एटम जो है, मिसाल के तौर पे आप जाते हैं पेज नंबर 48 पर। 48 पर आपको एच मूजले का तैयार करदा पीरियोडिक टेबल नज़र आता है। एच मूजले वो इंसान थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंजेस की थी और फिर उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया था। बहरहाल आप उस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। आप जब उस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो उसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे तमाम के तमाम एलिमेंट्स। आप उन एलिमेंट्स कह लें या एटम्स। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, वो एलिमेंट्स और एटम्स वहाँ पे इंडिपेंडेंटली पड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से। तो याद रखिएगा, एटम हमेशा अपनी मर्ज़ी से वजूद में रहते हैं। ठीक है, अगर तो वो अपनी मर्ज़ी से वजूद में है तो एग्ज़ाम्पल बुक का पेज है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो मर्ज़ी से वजूद में ना रहें तो मैं क्या करूंगा, उन्हें हीट दे दूंगा, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इनके बारे में लिखा है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन कैसे, हाइड्रोजन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, ठीक है, लेकिन उसने कोशिश की और रिएक्शन का हिस्सा बना और उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज़ करके अपने आप को स्टेबलाइज़ करने का सोचा। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में मैं फिर एक बात बताता चलूँ, बात में से एक बात आ गई है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा स्टेबल वो तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। वो जब एक निकाल देगा तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो असल में हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम उसको यूनिवर्सल एलिमेंट भी कहते हैं। अगर आप पेज नंबर 48 पर गौर से देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर पीरियोडिक टेबल में आपको आई थिंक सो येलो कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप टॉप पे देखिएगा तो हाइड्रोजन का कलर डिफरेंट होगा, स्काई ब्लू कलर उसका बना होगा। उसकी वजह यह है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं बाकी दूसरे एलिमेंट से। बहरहाल ये रूल अगर इस पर सेटिस्फाई नहीं होता तो बाकी हर एलिमेंट पर होता है। आयन के बारे में क्या है, आयन कभी भी अपनी मर्ज़ी से वजूद में नहीं आता। कैसे, जब तक क्लोरीन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा तब तक क्लोरीन आयन बन ही नहीं सकता। इसी तरह जब तक हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता तब तक वो हाइड्रोजन आयन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन।
इनके इर्द गिर्द ऑपोजिट चार्ज होते हैं, यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ज़रूर होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे एटम और आयन के डिफरेंसेस हो गए। ये आपने दो दो याद करने हैं, मर्ज़ी है आपकी दो दो कौन कौन से करने हैं। अब हम अपने अगला जो आज का लास्ट टॉपिक है उस पर आते हैं। वो टॉपिक जो है वो है मोलेकुलर आयन का। अभी जो आपने बात की थी वो एटम और एटम के आयन्स थे, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के आयन्स की या मोलेकुलर आयन की। ठीक है, मोलेकुलर आयन की डेफिनेशन भी उसी तरह है जिस तरह एटम और आयन की थी। मोलेकुलर आयन में और आयन में, एटम के आयन में फ़र्क यह है कि उसमें एक एलिमेंट होता है, जबकि मोलेकुलर आयन में असल में एक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या बना होता है, कोई ना कोई आयन आया होता है, यानी चार्ज आया होता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। जिस तरह आयन की दो टाइप्स हैं, कैटायन और एन आयन, इसी तरह मोलेकुलर आयन की भी दो टाइप्स हैं। पहली का नाम है कैट आयोनिक और सेकंड का नाम है एन आयोनिक। थोड़ा सा बस थ्योरी के हिसाब से नाम चेंज किया है ताकि हम आयन का और मोलेकुलर आयन के जो इनकी टाइप्स हैं इनमें डिफरेंस याद रख सकें। और इसमें मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि इसमें एक MCQs भी है जो कि बोर्ड में कई बार आया हुआ है और वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। और वो MCQs ये है कि कैट आयोनिक जो होते हैं ये अमाउंट में बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं अगर आप इनका कंपैरिजन करें एनाइन से। बहरहाल डेफिनेशन पर आते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मोलेकुलर आयन। आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, इसके बाद आपने सेकंड लाइन पे आ जाना है, सेकंड लाइन बल्कि थर्ड लाइन में आ जाना है। वहाँ पे लिखा है टाइप का डायरेक्ट नाम लिखा है कैट आयोनिक मोलेकुलर आयन और अगली लाइन में लिखा है एन आयोनिक मोलेकुलर आयन। आपने डेफिनेशन लिख के ये टाइप्स की हेडिंग देकर टाइप्स के नाम लिख देने। अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आगे आइए, तो कैटायनिक मोलेकुलर आयन की एग्जांपल पहले MCQs देख लीजिए। कैटायनिक मोलेकुलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मोलेकुलर आयन, ये आपने MCQs रखना है। आगे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मीथेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक एग्जांपल, हीलियम कैटायनिक एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस कैटायनिक। इस तरह ये आपको ईज़िली जो हैं ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बेटा आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है, बल्कि मैं टॉपिक नहीं टॉपिक्स कहूँगा क्योंकि हमने एक से ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज हमने न्यूमेरिकल्स जो आगे आने वाले दिन में करने हैं उसके हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो आपका मोलेकुलर मैथ्स या फार्मूला मैथ्स वाला टॉपिक है उस पर आप मज़ीद प्रैक्टिस करिए। जो मैंने एग्जांपल्स दी थी वो आपने कॉपी कर ली होंगी यकीनन, उनकी भी प्रैक्टिस करिए। और फर्दर अगर आप कोई मॉलिक्यूल बना सकते हैं अपने हिस्से पे, अपने हैंड पे, वो भी बना के उनकी भी आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात अगर आपने समझनी है या आपका कोई भी डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकली आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हसन मेमोरियल साइंस एकेडमी में आप एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।